Yes. So let us see the MCQs from rotational dynamics. I hope you can see the screen. Okay, so just read the question fast. Two point-sized bodies of masses 2 kilogram and 3 kilogram are fixed at two ends of a light rod of length 1 meter. The moment of inertia of two bodies about an axis perpendicular to the length of rod and passing through the center of mass of the two bodies is ओके सो अभी देखो यहाँ पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वो भी इन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट राइट तो लेट अस कंसीडर these two bodies which are m1 and m2 and suppose the distance between them is going to be r ओके ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो उसको हम बोल देंगे r ठीक है ये डिस्टेंस r है so automatically if we take this as r1 then this becomes actually r minus r1 करेक्ट है जो बचा हुआ डिस्टेंस उसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल yes then we can say that using the property of center of mass तो center of mass का property क्या कहता है कि m1 into r1 is actually going to be equal to m2 into r minus r1 correct है so we get this as m1 r1 equal to m2 r2 मतलब ही m2 into r minus r1 okay so in the next step we can get the value of r1 which is actually going to be this m2 r upon m1 plus m2 ये आपको एज रेडीमेड फॉर्मूला करके भी पता रहेगा कि r1 और r2 निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूले ऑलरेडी रेडीमेड पता है ठीक है तो ये r1 का वैल्यू है और ये r2 का वैल्यू है अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस system of two particles of masses m1 and m2 and about an axis passing through the center of mass of these two bodies so it will be actually m1 r1 square plus m2 r2 square करेक्ट है जिसमें अभी यहाँ पे m1 into ये r1 जो है ये r1 का ये देखो ये पूरा जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे डालना है जिसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको तो वो m2 का भी स्क्वायर बनेगा r का भी स्क्वायर बनेगा और नीचे m1 प्लस m2 का भी स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पे दूसरा जो है m2 as it is into इस r2 स्क्वायर के बदले हमको क्या रखना है ये देखो ये पूरा जो वैल्यू r2 का है वो हमको यहाँ पे डालना है जिसके कारण यहाँ पे m1 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर बन जाता है इसको फिर अभी इसमें से हम अगर m1 m2 अगर कॉमन लेते हैं ठीक है m1 m2 कॉमन लिया और r स्क्वायर भी कॉमन लिया जिससे इस ब्रैकेट के अंदर हमको क्या मिलेगा सिंपली m1 प्लस m2 मिल जाएगा और नीचे m1 प्लस m2 तो होल स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी जिसमें अभी यहाँ पे हम m1 प्लस m2 और एक m1 प्लस m2 नीचे से कैंसिल कर सकते हैं and once we cancel this out we can get the simplified equation which is like m1 r m2 r square upon m1 plus m2 okay so this is going to be actually the formula ready-made formula for finding the moment of inertia of a system of two particles about an axis passing through their center of mass remember so if we use it here then we can get this as अब यहाँ पे देखो m1 कितना है 2 है m2 is given to be 3 किलोग्राम so यहाँ पे फिर m1 plus m2 2 plus 3 और into 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही रहने वाला है तो इसलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन 5 मतलब ही 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन जाता है which is going to be the answer okay let's move to the first next yes just read the question 3 point masses m1 m2 m3 are placed at the three corners of a light and equilateral triangle of side a the moment of inertia of system about an axis coinciding with the altitude of triangle passing through m1 is okay so देखो यहाँ पे ये डायग्राम है हमारे पास ये m1 जो है m1 में से पास होने वाला एक एल्टीट्यूड जो है अभी इक्वेटोरियल ट्रायंगल के बारे में हम सबको पता है ऑलरेडी कि उसका एल्टीट्यूड उसका सेंटर मीडियन और एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे एक ही होते हैं कोइंसाइड करते हैं सो नो डाउट तो अभी यहाँ पे हमको इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
तो अभी यहाँ पे m1 जो पार्टिकल है वो तो खुद ही इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, इसलिए वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बट अभी जबकि ये a है, डिस्टेंस हर एक साइड का जो लेंथ है वो a है, तो ये साइड का लेंथ भी तो a होगा। और हमको पता है कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, इज आल्सो द मीडियन, राइट। सो मीडियन होने की वजह से ये जो डिस्टेंस है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम a/2 और a/2 बोल सकते हैं। अब ये पूरा सिस्टम जब घुमाया जाएगा तो m1 m2 जो है वो a/2 रेडियस में घूमेगा, और m3 जो है वो भी a/2 रेडियस में घूमेगा, जिसके कारण इस एक्सिस के अबाउट ये पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा तो वो हमको मिलेगा I1 + I2 + I3, जिसमें I1 तो 0 है और I2 जो है वो m2 इंटू a²/4 है, मतलब a/2 का होल स्क्वायर, प्लस m3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर, जिससे हमको मिलता है m1 + m2 इंटू a²/4, which is already there in this option number 4. Okay, so that's why we can see that this is the correct answer. चलो ठीक है, next one. Moment of inertia of a solid sphere about its diameter is I. If that sphere is recast into 8 identical small spheres, then the moment of inertia of the small sphere about its diameter is. ओके तो देखो अभी यहाँ पे ठीक से कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओरिजिनल स्फीयर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है। सो आई हैज टू बी इक्वल टू 2/5 m into r square, where m is going to be the mass of that sphere, okay, and suppose that the r is going to be the radius of that sphere, करेक्ट है। ये r और m ये उसके मास और रेडियस हो गया, ठीक है। अभी इसको अगर हमने रिकास्ट किया, अगर 8 आइडेंटिकल स्पीयर्स के अंदर अगर रिकास्ट किया, समझो ये सारे जो स्पीयर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्पीयर्स के फॉर्म में इसको रिकास्ट किया, और उसमें से एक स्पीयर हमने एज्यूम किया। ये देखो ये एक स्पीयर है और उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, और उसको अगर हम सपोज I1 बोल देते हैं, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा जिसको हम m डैश बोल के रखेंगे, और इसका रेडियस भी तो निकालना पड़ेगा जिसको r डैश बोल के रखेंगे, ठीक है। तो इसका मास और रेडियस निकालने के लिए हमको वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वेन एवर स्पीयर, अ सिंगल स्पीयर इज रिकास्टेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्पीयर्स, व्हाट हैपेंस इज volume remains constant, okay, volume remains constant, and that's why we can say that the volume of the first sphere is going to be 4/3 pi capital R cube. But if suppose we assume that the volume of the each of the sphere formed here is going to be suppose smaller, हमने r dash लिया था, we can take it as small r, and the mass of that small sphere to be small m, okay. So in that case we can see clearly that the ये स्मॉल m और ये r अगर उसका रेडियस है, तो उसमें उसका जो वॉल्यूम है, एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमको मिलेगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, करेक्ट है। और उसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 हमने 8 स्फीयर उसके फॉर्म किए हैं, तो इन 8 स्फीयर्स का कंबाइंड वॉल्यूम इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर व्हिच वाज देयर बिफोर। So if we equate this here, then we can get this 4/3 cancel from both sides. Pi also will get cancelled from both sides. And what we are left with is simply r cube equal to 8 into small r cube. And taking this cube root on both sides, we get this capital R is equal to 2 times of small r, which gives small r is equal to capital R by 2. Okay. तो ये हमको मिल गया। अभी स्मॉल स्पीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी तो स्पीयर ही है, इसलिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बनेगा यही इसी फॉर्मूला से हमको मिलेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कैपिटल M जो है इट इज हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल m, and capital R has to be replaced by small r here. And as we know that this small m is going to be m by 8. Why? Because radius has become halved, right? तो अगर रेडियस आधा हो गया तो उसकी वजह से मास का क्या होगा, 1/8 होगा। और वैसे भी हमने एक स्फीयर को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक स्फीयर का मास कितना होगा, तो वो जरूर कैपिटल M by 8 रहेगा, नो डाउट। and hence we can use it here, and r तो small r जो है वो तो r/2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, तो उसका वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो r का स्क्वायर बन जाएगा कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर, मतलब r²/4, right? And that it makes it I by 32, because we know already that this 2/5 into mr square is nothing but I, करेक्ट है। देखो ठीक से ये जो 2/5 into mr square जो है
वो हमारे पास I है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने इसको I रिप्लेस कर दिया और ये जो 8 इंटू 4 जो है उसको 32 बना लिया, जिसको हमने डिनोमिनेटर में रखा एज इट इज, विच इज ऑलरेडी देयर इन द ऑप्शन नंबर 4. हाँ, yes, okay, so समझा ठीक से पूरा. Let us move further. Next question. Read the question. Two identical spheres, each of mass m and radius r, are joined at the two ends of a light rod of length 2r, as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through the center of two spheres is, it's very easy. You can solve it yourself. See here, radius उसका r है हर एक स्पीयर का, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 2r दिया है. देखो ठीक से, तो मतलब उस रॉड का जो लेंथ है, तो वो लेंथ एक्चुअली 2r देखे रखा है. मतलब ये जो रॉड है, इस रॉड का लेंथ 2r है, और हर एक स्पीयर का रेडियस r तो है ही अलग से, राइट. तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो निकालने के लिए हमको एक स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना पड़ेगा, और वो भी उसके सेंटर एक्सिस के अबाउट. ठीक है, और मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2r के बराबर है, तो इसमें ये h बन जाएगा. और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने से हमको इसी स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा. ठीक है, जो कि उसको हम डबल करने से हमको रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आराम से. देखो ठीक से, दिस इज द सिस्टम इन विच दीज टू स्पीयर्स आर हैविंग द डिस्टेंस 2r बिटवीन देम. तो ये जो रॉड कनेक्टेड है बीच में, इस रॉड का जो लेंथ है वो 2r है. ये देखो, ये पूरा ये रॉड बनता है, इस रॉड का लेंथ कितना है, 2r है. और अभी इस पहले वाले स्पीयर का जो रेडियस है वो r है और मास m है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये एक्सिस CD के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो हम देख सकते हैं. इट विल एक्चुअली बी इक्वल टू 2/5 mr², एंड इसका भी 2/5 mr² होगा, नो डाउट. तो उसको हम IC से या IG से डिनोट कर सकते हैं. वहाँ यहाँ पे IG से वो डिनोट किया हुआ है. ठीक है, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल स्फीयर अबाउट एन एक्सिस, दिस एक्सिस AB एक्सिस के अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करना पड़ेगा, जो कि IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², जिसमें यहाँ पे IO बनेगा IC को हम क्या रखेंगे, IG बोल देंगे, चलेगा. प्लस M इंटू H, मतलब कितना है यहाँ पे, तो ये जो है R 2R है, तो ये 2R और उसका होल स्क्वायर. तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको ये मिल जाएगा आराम से. ये जो है ये एक्चुअली IO है, तो देखो 2/5 mr², जैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं आराम से, 2/5 mr², IG के बदले हम डाल देंगे, तो 2/5 mr² प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर कितना बनता है, वो 4 इंटू r² बनता है, 4mr² बनता है, करेक्ट है. एंड इफ वी सॉल्व दिस फर्दर एंड सिंप्लीफाइड, अब ये टू टाइम्स क्यों किया हमने, समझा ना, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीयर्स है. ठीक है, दो स्पीयर्स है, और इसलिए हमने एक एक स्पीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकाल के लिया और उसको डबल कर दिया, जिससे हमको पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, which is there in this option number 2. That's it. चलो नेक्स्ट वन. Two rings of same radius r and mass m are placed such that their centers coincide and their planes are perpendicular to each other. The moment of inertia of the system about an axis passing through the common center perpendicular to the plane of the rings, plane of one of the rings is. Okay, तो मतलब सिस्टम जो है वो इस तरह से है, जिसमें दो रिंग्स जो है वो इस तरह से रखे हुए हैं,
और एक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये एक्सिस के अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये एक्सिस एक के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगा और दूसरी रिंग के लिए डायमीटर बनेगा लिक्विड से। तो इसलिए हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज mr स्क्वायर, एंड एट द सेम टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर इज गोइंग टू बी mr स्क्वायर बाय 2, एंड हेंस द पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्चुअली इन दोनों के सम के बराबर रहने वाला है, जो कि 3/2 mr स्क्वायर रहेगा। दैट्स इट। द नेक्स्ट वन, I is the moment of inertia of the circular ring about an axis passing through its diameter. Okay, circular ring का moment of inertia है। Okay, the ring is cut and then unfolded into a straight rod. Okay, the moment of inertia of that rod about an axis perpendicular to its length and passing through its center is. Okay, तो देखो यहाँ पे अभी ठीक से कि एक रिंग है, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है I। तो इसमें से हमको मिलेगा of the ring about its axis passing through its diameter. Okay, diameter के about उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो वो दिया हुआ है I। Okay, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि we can say that the moment of inertia of the ring about diameter is given by mr square by 2, करेक्ट है? तो ये बन गया हमारा mr square by 2 रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about diameter। Okay, now this ring is cut at a point and unfolded into a straight line, straight rod। तो मतलब इस रिंग से हमने एक रॉड बना दिया। Can you tell me what should be the length of that rod? It should be same as the circumference of this ring, right? So circumference of this ring is nothing but 2 pi r, right? And this will become the length of that rod. And if we revolve this rod about an axis perpendicular to its length and passing through its end, okay, तो end point के about इस rod का moment of inertia क्या होता है वो हमको पता है, I is equal to m into l square upon 3 होता है, करेक्ट है? ये एंड पॉइंट क्या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब यहाँ पे मास तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको सिर्फ कट किया और एक्सपांड किया, तो मास तो उतना ही रहेगा, बट यहाँ पे लेंथ जो है यहाँ पे हमको 2 पाई आर यूज करना पड़ेगा। जो हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा 2 पाई आर और उसका स्क्वायर, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 3, सो दैट वी गेट दिस एज m into 4 pi square r square upon 3, which is actually going to be 4/3 into m pi square into r square, which is already there। अच्छा, i भी हमको रिप्लेस करना है, तो ये mr square by 2 मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी i। तो इसको i के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो ठीक से, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे क्या होगा, ये जो mr square by 2 है तो उसको हम यहाँ पे सेपरेट ले सकेंगे, तो ये बनेगा 8/3 एक्चुअली। So 8/3 into pi square into mr square by 2, करेक्ट है? तो ये बन गया हमारा I, and hence we can say that it will be 8 pi square I by 3। So here it is going to be 8 pi square by 3, which is already there in the option number C। Okay, once again the same thing. Let us move to the next question. That is, 3 identical solid spheres, each of mass m and radius r, are fixed at the 3 corners of light equilateral triangle frame of side length 3r। ओके, ये देखो ठीक से, हर एक स्पीयर का रेडियस कितना है r और ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना है 3r, such that the spheres centers of the spheres coincides with the corners of the frame। okay, the moment of inertia of these 3 spheres about an axis perpendicular to the plane of the frame and passing through the center of mass of the frame is। okay, मतलब हमको सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है कि देखो ये 3 स्पीयर्स जो है तो वो इस तरह से दिए हुए हैं, A, B and C। These are the 3 spheres which are drawn here, and the axis of rotation is going to be perpendicular to this whole plane and passing through the center of this mass। सेंटर ऑफ मास मतलब ही सेंट्रॉइड, क्योंकि सिमेट्री है, सारे तीनों स्पीयर्स का मास सेम है, रेडियस भी सेम है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए फिर यहाँ पे उसका जो सेंट्रॉइड है वही उसका सेंटर ऑफ मास बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट इस इन तीनों स्पीयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, राइट है? लेट अस सी दिस इन द सेपरेट डायग्राम। ओके, तो
ऐसा करते हैं, यस। Now we can see the three spheres. First of all, we have to draw the equilateral triangle. Okay, so let us draw the equilateral triangle first. तो ये समझो हमारा equilateral triangle हो गया. Okay, and suppose that spheres, three spheres we have to draw. Okay, suppose this is the first sphere. Okay, one sphere is kept at this corner, first corner. The second sphere is kept at this second corner here. Okay, and this third sphere is kept at this third corner here. Okay, yes. अब यहाँ पे देखो ठीक से कि इस पूरे ट्रायंगल का, पूरे सिस्टम का हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी कौन से एक्सिस के अबाउट, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हमको वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस वाले एक्सिस के अबाउट. ठीक है, तो ओके. अब इसमें देखो कि उसके लिए हमको एक स्पीयर को कंसिडर करो. मान लो दिस इज वन स्पीयर and we want to find out the moment of inertia of that sphere. Okay, ये जो स्पीयर है, इमेजिन करो इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए सपोज इस वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि यहाँ पे देखो ठीक से, इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए. इसको अगर हम सामने से अगर देखेंगे ना, मतलब ऊपर से अगर देखेंगे, तो हमको ऐसा मिलेगा कि ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस है वो, करेक्ट है. अब ये डिस्टेंस कैसे ढूंढ के निकालेंगे, दिस डिस्टेंस विल एक्चुअली बी h इन द फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो इस एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, तो उसको हमको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करके सॉल्व करना होगा, फाइंड करना होगा, विच इज IO इज इक्वल टू IC plus MH square. Okay, and IC is actually 2 by 5 MR square, and plus MH square you have to find it out, no doubt. But H कैसे find out करेंगे, तो H is actually this distance here. तो ये distance निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो हमको ये वाला distance निकालना पड़ेगा, बराबर, ये पूरा distance निकालना पड़ेगा. और ये सेंट्रोइड जो होता है, वो सेंट्रोइड के बारे में हम जानते हैं कि सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स the median of this triangle in the 2:1 ratio, करेक्ट है. ये सेंट्रोइड जो है वो 2:1 इस रेशियो में इस पूरे मीडियन को डिवाइड करेगा. और मीडियन का जो लेंथ है, मीडियन मतलब ही यहाँ पे अल्टीट्यूड भी बनता है. और इसका ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर ये साइड जितना भी होता है, अगर a होता है, तो उसका एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, √3/2 टाइम्स ऑफ a, करेक्ट है. This is the formula for altitude of a equilateral triangle. And once we get this altitude, we can find out this radius of circumcenter also. इसको circumcenter का radius बोलते हैं. तो छोड़ो उसको. अभी यहाँ पे क्या है ना कि in short, what we can do is, अभी देखो यहाँ पे स्पीयर का रेडियस कितना है, r है, बराबर. यहाँ पे भी r आएगा. बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना दे रखा है उन्होंने,
ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 3r बोल के रखा है, करेक्ट है। ये पूरा डिस्टेंस 3r है, तो इसलिए इसमें से ये r गया, ये r गया, तो बीच वाला डिस्टेंस जो है वो भी r रहेगा, नो डाउट। बट चलो ठीक है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला ये तो 3r है, नो डाउट। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। इसको अगर ज्वाइन करते हैं, देखो इसके साथ अगर ज्वाइन कर देंगे इसको, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना यहाँ पे, ये देखो ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अभी ये जो डिस्टेंस है, ये आधा वाला डिस्टेंस, तो वो 3r/2 बनेगा, करेक्ट है। इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो 3r/2 है, और ये जो है ये एंगल कितना है हम देख सकते हैं, ये एंगल 30 डिग्री है, करेक्ट है। और ये हमको चाहिए, जिसको हमने h बोल के रखा है। तो इस 3r/2, जस्ट वेट, ये हम हटा देंगे, ये टोटल 3r है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये आधा वाला, तो वो कितना आएगा, एक्चुअली 3r/2 रहेगा, नो डाउट। तो ये 3r/2 है, और ये h है वो हमको निकालना है, और ये जो है वो 30 डिग्री एंगल है। तो अगर हम cos 30 का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या है, cos 30 का फॉर्मूला, cos 30 इज एक्चुअली इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, 3r/2, ओके। So this is 3r/2, and that's to be divided by this hypotenuse, which is h here. So cos 30 का वैल्यू भी हमको पता है ऑलरेडी, it is √3/2, करेक्ट है। तो ये बन गया √3/2, which is actually going to be 3r/2h, जिससे हमको h मिल जाएगा, जो कि 2 कैंसिल हो जाएगा इधर से, और h हमको मिलेगा 3r/√3, which gives that h is equal to, तो इसमें से हमको क्या मिल रहा है, h इज इक्वल टू √3r, करेक्ट है। यस, h is actually going to be equal to √3r, okay. So here then we can use it here, so यहाँ पे h के बदले हम इसको यूज कर सकते हैं, और एक स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं आराम से, दैट इज 2/5 into mr square plus m into h square, where h is actually going to be √3r. so √3r का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हमको मिलेगा IO, मतलब एक स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि 2/5 into mr square plus here it is 3mr square, right, 3mr square। इसमें से mr square अगर कॉमन लेके लेंगे, तो अंदर में ब्रैकेट में बचेगा 2/5 plus 3 and multiplied by mr square as it is, so that we can get this as 2 plus 15, मतलब 17/5 mr square. But don't forget that this is just the moment of inertia of one sphere about this axis, okay। इस axis के about एक sphere का moment of inertia हमको मिल गया, suppose A का moment of inertia हमको मिल गया A, ठीक है। बट यहाँ पे और दो स्पीयर भी तो है कि नहीं, B और C, तो ये तीनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसको अगर हम बोल देंगे I final और I total we can say, so this I total will actually be equal to the moment of inertia of IA plus the moment of inertia of B plus the moment of inertia of C, करेक्ट है। सो इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको ऐड करना पड़ेगा, जिसमें अभी यहाँ पे A का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो हमने निकाल लिया है, और B और C का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा by symmetry. So we can say that this actually will be 3 times of moment of inertia of A, and IA is already obtained here. ये जो हमने देखा, ये A का ही moment of inertia है, okay. So if we use this moment of inertia here, then we can get just 3 times of 17/5 into mr square, which happens to be simply 51/5 mr square. So this happens to be the final formula for moment of inertia, 51/5 into mr square. This is going to be the required moment of inertia. Okay, so 51/5 mr square, this is going to be actually the answer. Same thing is done here. Okay, let's see the next question. Moment of inertia of a thin rod of mass m and length l about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through its center.
Okay, so I is the moment of inertia of a rod about passing an axis passing through its center and perpendicular to the length. Okay, the moment of inertia of a thin square plate of mass 4m, side length L by 2, and about an axis passing through the opposite corners of the plate. Okay, तो अभी हमको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थिन स्क्वायर प्लेट का. ओके, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताए. देखो ठीक से, वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ मास 4m and side length L by 2. Yes, side length is given to be L by 2. Okay, so how can we construct that? So consider, ये याद रखो ठीक से, I is the moment of inertia of the rod of mass m and length L about central axis. Okay, and we have to find out the moment of inertia of a square plate of side length L by 2 and mass 4m about an axis passing through the opposite corners. Okay. Okay, so let us see. Suppose there is a rod. This is a rod of length L and mass m, suppose. Okay, तो ये हमारा रॉड है और इसके सेंटर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका वो दिया हुआ है I. तो व्हाट I कैन बी इक्वल टू, I कैन बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12. करेक्ट है. ओके, चलो ठीक है, ये तो हमको मिल गया. अभी हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट. ओके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स अपोजिट कॉर्नर्स. ओके, तो अब देखो इसमें अपोजिट कॉर्नर्स जो उसके है, तो उनमें से पास होने वाला एक्सिस क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. Let us consider this as an axis. Okay, इस एक्सिस के अबाउट हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. What is the formula for that? रेडीमेड ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं, but just we can see, we can find out the moment of inertia of a square about this axis in terms of the moment of inertia of the square about the two mutually perpendicular axes. देखो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, एक सिंपल सा दूसरा एक कंसेप्ट है, मतलब इसके ऊपर ही बेस्ड है, तो वो हम पहले करेंगे ताकि हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए. ओके, देखो ठीक है यहाँ पे, if suppose we have a square and if it is kept like this, ओके ऐसा उसको रखा हुआ है हमने, और इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमा दिया, ठीक है, तो उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था और फाइंड आउट भी किया था, याद होगा आपको. जो कि अब यहाँ पे अगर हमने दो एक्सिस लिए, ये एक एक्सिस और ये दूसरा एक्सिस, जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इनमें से इसको हम बोल देंगे एक्स एक्सिस और इसको बोल देंगे वाई एक्सिस, तो और इसको बोलना पड़ेगा जेड एक्सिस. तो we have the principle of parallel axis, sorry, principle of perpendicular axis, which tells us that Iz is actually going to be equal to Ix plus Iy. करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है Iz is equal to Ix. अब देखो ये बताया था कि लास्ट टाइम कि कोई भी स्क्वायर प्लेट या स्क्वायर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उसका जो साइड लेंथ अगर a है मान लो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बनेगा ma स्क्वायर बाय 12. करेक्ट है, this is the moment of inertia of a square, ma square by 12. Okay, and plus moment of inertia of this about the y axis, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो भी a ही है यहाँ पे,
तो इसकी वजह से यहाँ पे ये जो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बनेगा इस एक्सिस के अबाउट, वो भी फिर से उसी फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा, ma² अपॉन 12, करेक्ट है, जिसको ऐड करके हमको iz कितना मिलेगा, तो वो हम देख सकते हैं, इट विल बी 2ma²/12, मतलब ही ma²/6, नो डाउट। चलो ठीक है, ये तो हमको मिल गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इफ वी want to find out the moment of inertia of that same square about an axis passing through the diagonal, ओके, तो डायगोनल के अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, तो उसके लिए देखो, ये सपोज हमारा स्क्वायर है और अभी हमको उसका डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से एक बार हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे। देखो ठीक से, ये जो है, ये अभी हमारा एक एक्सिस हो गया और ये जो है वो दूसरा एक्सिस हो गया, दूसरे डायगोनल में से पास होने वाला जो है वो दूसरा एक्सिस हमको मिल गया, ठीक है। एंड जो मेन एक्सिस जो है वो तो है ही हमारे पास, जो कि इनके सेंटर में से पास होके ये वर्टिकल है ऐसा, तो इसको हम बोल देंगे अभी z, ओके, और इसको अभी हम बोल देंगे x और इसको बोल देंगे y, या उल्टा भी कर सकते हैं, इसको x और इसको y, नो डाउट। और इसकी वजह से हम फिर से एक बार ये बोल पाएंगे कि iz इज एक्चुअली गोइंग टू बी ix प्लस iy, करेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर के बारे में ही हम ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल होता है, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑलवेज आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, and that's why we can call this as x-axis and this as y-axis, okay, and that's why we can say this will be iz equal to ix plus iy, so that, and by symmetry, any diagonal of this square is always symmetric, right, and that's why we can say that the ix is actually going to be same as iy, correct है। So since ix is going to be same as iy, we can say that iz is actually equal to twice ix, बराबर है, and since this iz equal to 2 times of ix है, तो ix can be written to be equal to what, ix will be actually equal to iz upon 2, right, and hence we can say that iz, अभी iz कितना है ये देखो, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिराइव करके रखा है, so we can say that this will be ma²/6, that is divided by 2, which makes it ma²/12, ओके। सो ये इधर से हमको एक फॉर्मूला मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने जैसा है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल is always given by the formula ma²/12, okay, this is the standard formula, just remember this correctly, and where a is going to be the side length of the square, okay, so now just we will remember this formula and use it to solve this question here now। तो अभी ये क्वेश्चन जो है तो वो सॉल्व करने के लिए हम अभी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो कितना है बताओ, चेक करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज गिवन टू बी l/2 and the mass is given to be 4m, correct है, so let us update it here, so side length is l/2 and mass of the square is given to be 4m। अभी हमने डिराइव किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर अबाउट अ डायगोनल इज ऑलवेज गिवन बाय m into a²/12, करेक्ट है, बट यहाँ पे फिर क्या है ना कि मास जो है उसका 4m दिया हुआ है करके हमको यहाँ पे 4m डालना पड़ेगा, बिल्कुल, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड इनटू मल्टीप्लाइड बाय a², a यहाँ पे कितना दिया है l/2 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे l/2 आ जाएगा उसका होल स्क्वायर, और नीचे 12 kept as it is, so that we can get this simplified as 4m into l²/4 into and divided by 12 as it is, correct है, so that this 4 just gets cancelled and we are left with simply ml²/12, but ml²/12 is actually what, it's going to be I, right, so we can say that this will be I only, so we can say that this moment of inertia required is going to be I, so I dash is actually going to be
I. तो जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो I के बराबर है. Yes, so the answer is I. Just check. Yes. Okay. It's also a very simple question. You can solve it yourself. Two particles of masses m1 and m2 are connected by rigid massless rod of length r and to constitute a dumbbell. The moment of inertia of that dumbbell about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is. Yes, we have already done it in the start. याद है हमने अभी भी किया उसको. चलो ठीक है. So I is the moment of inertia of the thin rod of uniform thickness about an axis perpendicular to its length and passing through its center. The rod at one of two sides of axis is cut and removed. Okay, the rod at one of two sides of axis is cut and removed. मतलब आधा rod remove कर दिया. The moment of inertia of remaining rod of the same axis is. So it will be revolving about one end, right? But that rod will be of mass m by 2 and length l by 2, correct? So अभी देखो यहाँ पे ये पूरा rod जो है उसका moment of inertia तुमको मिल रहा है ml square by 12, no doubt. But when the half rod is cut, what happens is the moment of inertia, formula of moment of inertia will change. That will become ml square by 3. But here m has to be the mass which has been halved, and length of this rod is also halved, and that's why m by 2 l by 2 the whole square divided by 3, which makes it ml square by 24 actually. So तो आधा रॉड अगर कट कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा. That is I by 2. That is going to be the correct answer. Okay, so here we'll see all these numericals or MCQs. We can continue the next part in the next lecture. Okay, चलो ठीक है. So let us stop here. Thank you all of you.